हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से परागण किया जाता है। स्वपरागण, परपरागण सभी के बारे में हमने बात किया था और आज की क्लास में स्वपरागण के लाभ और जितने भी आज की क्लास में लाभ हानि है सभी को इस चैप्टर के एंड तक ले जाएंगे। यानी आज की क्लास में इस चैप्टर्स को खत्म करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। काफी इंपॉर्टेंट आज की क्लास होगी, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे भी जाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट कल वाली क्लास नहीं देखे हैं, यानी जो भी प्रीवियस ईयर वाला क्लास नहीं देखा है, वो भी सब जाके देख लीजिएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो भी 3 क्लास इस चैप्टर्स का इस साल वाला कराया गया है वो भी आप लोग जाके जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो स्वपरागण के लाभ यानी एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण के आखिर लाभ क्या होता है इसके बारे में बारीकी से समझते हैं शांतिपूर्वक। तो कहता है यह सरल होता है, सबसे पहला पॉइंट है। स्वपरागण जो होता है हमेशा सरल होता है, इसमें किसी भी चीज की जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ती, इसलिए यह सरल होता है। चलिए, परागकण व्यर्थ नहीं होता, अतः इसकी कम संख्या में आवश्यकता होती है। बिल्कुल, इसमें स्वपरागण हो जाती है, अपने पेड़ के पौधे से अपने पेड़ पर ही परागण हो जाती है। या उन्मूल्य अनुन्मूल्य के बारे में बताया था कि यहाँ पे पुष्प, यहाँ पे क्या रहती है, क्लोज रहती है और अंदर ही अंदर परागण हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, कम संख्या में क्या परागकण की आवश्यकता होती है और परागकण व्यर्थ भी नहीं होता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लाभ होता है कि पादप में जो होता है शुद्ध वंशक्रम बना रहता है, मतलब हमेशा उसी वंश का प्रजाति बना रहता है और हानिकारक जीन जाति में नहीं आता। हानिकारक जो जीन होते हैं, परागकण होते हैं, उस जाति में प्रवेश नहीं कर पाता है। चलिए, चौथा पॉइंट कहता है कि पुष्प को मकरकंद स्त्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती। मकरकंद किस लिए स्त्रावित किया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे तितली को, जी हाँ, तितली किसको, तितली को आकर्षित करने के लिए, कीट को आकर्षित करने के लिए, पक्षी को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि मकरकंद उसको भोजन के लिए चाहिए और भोजन के माध्यम के लिए वो आता है, मकरकंद पर बैठता है और यहाँ से क्या करता है, परागकण को अपने पैरों में चिपका के ले जाता है और अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर छोड़ देता है। तो इसमें क्या होता है, मकरकंद के स्त्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है। तो ये था लाभ। और अब बात करते हैं स्वपरागण से हानियां क्या हो सकती है। हानियां भी है तो लाभ भी है, याद रखिएगा। तो डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन कहता है कि बीजों में संकर ओज के गुण कम होते हैं। संकर ओज के गुण क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। साथ में पादप विकास की संभावनाएं कम हो जाती है, मतलब हमेशा जो होती है इसमें वैसे ही पौधे जन्म लेते हैं और विकास नहीं कर पाते हैं, अलग अलग प्रकार के वैरायटीज नहीं आते हैं, क्योंकि वायुमंडल जो है हमेशा परिवर्तित होता रहता है और वायुमंडल के हिसाब से भी हमारे इस जीवन को ढालना चाहिए। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह के वस्तुओं को लाना चाहिए ताकि झेल सके इस वायुमंडल को। तो पादप में उत्पादकता कम होती है, ये भी हो सकता है कि उसमें वैरायटी चेंज नहीं होगी तो उत्पादन में भी कमी हो सकती है। तो 3 जो है पॉलिनेशन की क्या है, स्वपरागण के क्या है, हानियां है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं परपरागण के बारे में, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। तो कहता है जब परागकण परागकोश से दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, मतलब जब परागकण परागकोश से दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं, यानी जीनोगेमी भी कहते हैं। मान लीजिए 2 यहाँ पे गुलाब का पेड़ है, यहाँ पे भी गुलाब है, यहाँ भी है। यहाँ के परागकोश में परागकण है और यहाँ क्या है, इसके वर्तिकाग्र है मान लीजिए, और इसमें भी लगा हुआ है परागकोश और परागकण। लेकिन इसमें कि परागकोश स्फुटित होता है और यहाँ से परागकण उड़ के इस पौधे पर आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं, जीनोगेमी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा परपरागण क्या है। जब परागकण परागकोश से दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परपरागण कहते हैं, जीनोगेमी कहते हैं। अब बात करते हैं परपरागण के लिए निम्न परिस्थिति होती है। कौन कौन सी परिस्थिति होती है, तो पुष्प एक लिंगी होती है, हमेशा याद रखिएगा। दोनों लिंग उसमें उपस्थित नहीं होता, हमेशा एक लिंगी होता है, या तो नर हो सकता है या क्या हो सकता है, मादा हो सकता है। ये समझ में आ गया होगा। कहता है जब पुष्प में विषमकाल परिपक्वता पाई जाती है। विषमकाल परिपक्वता कहने का मतलब मादा जो भाग है वो बाद में परिपक्व हुआ और नर भाग जो है वो बाद में परिपक्व हुआ, यानी दोनों की मेच्योर अवस्था अलग अलग समय पर होनी चाहिए, यही कहता है विषम काल परिपक्वता।
याद आएगी, आ गया होगा कल वाली क्लास, उसमें हमने इसके बारे में भी जिक्र किया था। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। कहता है कि पुष्प में स्वबंधता यानी सेल्फ स्टेरिलिटी पाई जाती है, अर्थात उसी पुष्प के पराग कण वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो सकते। यही होते हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो सकते। स्त्री केसर जो है पुंकेसर की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। हमेशा स्त्री केसर जो है पुंकेसर की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? क्योंकि उस पर वर्तिकाग्र पे पराग कण को लाना है, तो बहुत सारे कीट, बहुत सारे तितली लेके जाती है, तो ऊंचा रहेगा तो वो जल्दी से निषेचित हो पाएगा, जिसे विषम वर्तिकाग्र कहते हैं। और पुष्प उन्मूल्य होते हैं हमेशा इस विधि में। अब हम बात कर लेते हैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर परागण के लाभ। परागण से क्या क्या लाभ हो सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, तो बीज बड़े आकार के तथा भारी होते हैं। इसमें बीज क्या होते हैं? हमेशा बड़े आकार के होते हैं तथा भारी होते हैं परागण में। पादपों में संकर ओज के गुण अधिक होते हैं और पादपों में विभिन्नता आती है परागण में, याद रखिएगा। हानि क्या हो सकती है इसकी? तो डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकता होती है परागण में, क्योंकि बहुत सारे परागकण जो होते हैं बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं और कुछ ही परागकण वहां पे पहुंच पाता है। परागकणों को नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है, समझ में आ रहा होगा आपको। और पादपों में क्या होता है? शुद्ध वंशक्रम नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता, और हानिकारक जीन का समावेश होता है, यानी होता रहता है। हानिकारक जो जीन है वो भी आ गया परागण में और किसी अन्य पुष्प पर यहाँ पे क्या हुआ? गिर गया और वहां से निषेचित होके नए पौधा का निर्माण कर लिया। तो हानिकारक जीन का भी समावेश इस प्रक्रिया में हो जाता है। अब हम बात करते हैं परागकण के प्रकार यानी टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। तो परागकण के माध्यम के आधार पर निम्न प्रकार का होता है। परागण माध्यम के आधार पर निम्न प्रकार से हो सकते हैं। किस किस प्रकार से? तो जल के द्वारा हो सकता है, हाइड्रोफिली जिसे कहते हैं। इंग्लिश शब्द काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। इंग्लिश शब्द भी काफी बार यूज किए जाते हैं। साथ में वायु परागण जो एनीमोफिली कहलाते हैं, कीट परागण एंटोमोफिली कहलाते हैं। ये दोनों आपस में आपको समान लगेगा, एनोमोफिली और एंटेमोफिली, लेकिन यहाँ पे एनेमो है और यहाँ पे एंटेमो है। तो वायु परागण को एनेमोफिली कहते हैं, कीट परागण को एंटोमोफिली कहते हैं। कीट के माध्यम से परागण को यहाँ पे एंटोमोफिली कहते हैं। ये वायु के द्वारा परागण हुआ, ये जल के द्वारा हुआ, ठीक है। तो यहाँ इसको कीट परागण को कैसे याद रखिएगा कंफ्यूज करने के लिए? एंट याद होगा आपको, एंट मतलब चींटी होता है, तो चींटी एक प्रकार का क्या है? कीट है। तो एंट और एनीमो, एनीमो आप समझ में आ गया। एनीमो मतलब वायु, कीट मतलब यहाँ पे चींटी, तो एंटीमो। तो एंटीमोफिली मतलब कीट के माध्यम से परागण। अगला जंतु परागण, तो जूफिली जिसे कहते हैं, जंतुओं के द्वारा परागण होता है। जैसे हाथी बड़े बड़े पुष्प में परागण कर जाते हैं। उसी प्रकार पक्षी परागण और इंथोफिली जिसे बोलते हैं, पक्षी के द्वारा परागण होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। चमगादड़ के द्वारा परागण जो होता है क्रिप्टोफिली वो कहलाता है, ये चमगादड़ के द्वारा होता है। और स्लैग व घेंगा परागण जो है मिलिकोफिली, ये घेंगा के द्वारा परागण होता है। तो ये कुछ परागण की विधियां थी, इसके द्वारा भी परागण किया जाता है अलग अलग पुष्प पे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो एनसीईआरटी कहता है कि पराग स्त्री केसर संकर्षण आखिर क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि परागकण की पहचान की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलन, परागकण की पहचान की एक विधि है परागकण स्त्री केसर संकर्षण। इसमें समझिएगा क्या होता है। कहता है कि जब परागकण परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो परागकण और वर्तिकाग्र के रासायनिक घटकों के मध्य परस्पर क्रिया द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्तिकाग्र पर पहुंचने वाला परागकण ठीक उसी जाति का है, क्योंकि परागकण के द्वारा गलत प्रकार के परागण दूसरी पादप जाति का भी उसी वर्तिकाग्र पर आ सकते हैं। समझ में आ गया? वर्तिकाग्र जो होता है प्यारे साथियों, वर्तिकाग्र वहां पे क्या होता है? चेकिंग होता है परागकण का और पता लगाया जाता है वहां पे कि क्या या इसी जाति के परागकण लाया गया है क्या यहाँ पे। अगर इस जाति का परागकण है तभी यहाँ पे ये वर्तिकाग्र जो होता है स्वीकृत करता है परागकण को। अगर इस जाति का नहीं है तो इसको अट्रैक्ट नहीं करता है और छोड़ देता है, तो वो नष्ट हो जाती है, याद रखिएगा। तो वही हमारा एनसीईआरटी कहता है। चलिए अब कहता है स्त्री केसर में परागकण की पहचान करने की क्षमता होती है। बिल्कुल, पराग गलत है या सही प्रकार का है, इसकी जो जांच है हमेशा स्त्री केसर की वर्तिकाग्र करता है।
यदि पराग सही प्रकार का होता है तो पराग कण में अंकुरण होने लगता है। बिल्कुल, वहां से पराग कण की नलिका जो होती है वो निकलने लगती है और अंकुरण होने लगता है। यदि परागकण गलत प्रकार का होता है तो स्त्रीकेसर द्वारा पराग अस्वीकृत कर दिया जाता है, जिसे परागकण में अंकुरण नहीं हो पाता। परागकण की पहचान करने की क्षमता पराग नलिका पोलन ट्यूब का निर्माण होती है। पराग नलिका पोलन ट्यूब रसायनोवर्ती के द्वारा बीजांड की ओर जाती है। हमने कल की क्लास में बताया था यहाँ पे कि बोरॉन जो होती है एक रासायनिक पदार्थ होती है, इसी के द्वारा क्या होती है बीजांड की ओर जाती है, क्या पोलन ट्यूब, इसी के रासायनिक घटक के माध्यम से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके लिए, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं परागकण का अंकुरण के बारे में, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में। तो परागकण की जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण होता है तथा जनन छिद्र जर्मपोर में से होते हुए एक परागनलिका पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कैसे होता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। तो एक पराग नलिका पोलन ट्यूब में दो नर युग्मक होते हैं, जैसा कि हमने बताया। एक नर युग्मक जो है ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होकर यहाँ पे तृतीय केंद्रक का निर्माण करता है, तृतीय भ्रूणपोष का निर्माण करता है, जिसका निर्माण कहता है कि जिनका निर्माण जनन कोशिका द्वारा होता है। पराग नलिका वर्तिकाग्र से होते हुए, किसे वर्तिकाग्र से होते हुए, वर्तिका होते हुए अंडाशय तक जाती है तथा अंडाशय में पहुंचने के पश्चात बीजांड में प्रवेश करती है। यह प्रवेश तीन प्रकार का होता है, याद रखिएगा, ऊपर से, नीचे से और साइड से। तीन प्रकार के कैसे कैसे होता है, तो निभागी प्रवेश कैसे होता है, चलेजोगेमी। जरा हम लोग यहाँ पे निभागी प्रवेश के बारे में जान लेते हैं। कहता है पराग नलिका पोलन ट्यूब बीजांड में निभाग में से होकर प्रवेश करती है, उसको हम लोग निभागीय प्रवेश कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब है अंड द्वारी बीजांड द्वारी प्रवेश, जो इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर्स ने हमने आपको बताया था। तो ये बीजांड का द्वार हुआ, अगर इससे प्रवेश कोई करता है यहाँ से तो ये बीजांड द्वारी प्रवेश। अगर ऊपर से डायरेक्ट फाड़ के अंदर आ जाए तो ये चलेजा प्रवेश, जो कि ऊपर मैंने बताया है। और एक होती है साइड से प्रवेश। तो यहाँ पे है कि पराग नलिका पोलन ट्यूब का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार से होता है, तो वो अंड द्वारी यानी बीजांड द्वारी प्रवेश कहलाती, जैसे बेटुला और क्रेसनेरिया में देखा गया है। अगला पॉइंट है कि अध्यावरणीय प्रवेश कैसा होता है, तो पराग नलिका के बीजांड का प्रवेश अध्यावरण से होता है, जैसा कि हमने बताया एक साइड से भी होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, और पोफ्यूल्स का भी उदाहरण दिया गया। चलिए, पराग नलिका का पूर्ण कोश में प्रवेश कैसा होता है, तो पराग नलिका का प्रवेश बीजांड में प्रवेश कैसे भी हो, परंतु भ्रूणकोश में यह बीजांड द्वार से ही प्रवेश करता है। भ्रूणकोश में बीजांड द्वार से ही प्रवेश करेगा निश्चित रूप से। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बीजांड द्वारी सिरे पर उपस्थित तर्तुरूपी समुच्चय फिलिफॉर्म एपेटस पाए जाते हैं, जो पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देश देता है। तंतुमय समुच्चय के माध्यम से पराग नलिका एक सहायक कोशिका में प्रविष्ट करती है, यानी प्रवेश करती है। पराग नलिका जब भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है तो यह भ्रूणकोश के मध्य में पहुंचकर नर युग्मकों को मुक्त करती है। फिर क्या करता है, उपरोक्त वर्णित सभी प्रक्रम पराग की पहचान, अंकुरन, पराग नलिका और बीजांड भ्रूणपोष में प्रवेश यानी पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, पोलन पेस्टिल इंट्रक्शन कहलाता है। अब दोहरा निषेचन क्या होती है उस पर जरा प्रकाश डाल लेते हैं। ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, साथ में नीट के लिए भी और क्लास 12 के लिए भी। दोहरा निषेचन और भ्रूणपोष, भ्रूण और बीज के बारे में बताया जाता है, लेकिन दोहरा निषेचन से जो है कभी कभी 5 नंबर के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो दोहरा निषेचन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, उसके बारे में बात करते हैं। कहता है कि पराग नलिका से नर युग्मक मुक्त होने के पश्चात, किसे, पराग नलिका से जो होता है नर युग्मक मुक्त हो जाता है तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है। जैसा कि हमने बताया 2 युग्मक होते हैं, एक युग्मक जो होता है अंड कोशिका से संलयित होता है, इसे सत्य निषेचन ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और सत्य निषेचन ट्रू फर्टिलाइजेशन से द्विगुणित क्या बनते हैं, युग्मना, जिसे जाइगोट बोलते हैं, का निर्माण होता है। सत्य निषेचन नर युग्मक अंड कोशिका के संयोग से होता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। पराग नलिका में उपस्थित दूसरा नर युग्मक जो होता है दोनों ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसे पीईसी भी
सी भी शॉर्टकट में बोलते हैं, का निर्माण करता है। इसे त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। त्रिसंलयन में क्या होता है, नर युग्मक और दो ध्रुवीय केंद्रक मिलकर प्राथमिक भ्रूण कोशिका का निर्माण करता है। इस प्रकार भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भ्रूणपोष का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म्स। तो त्रिसंलयन से बनी जो प्राथमिक भ्रूणपोष होती है कोशिका, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसे पीईसी शॉर्टकट में बोलते हैं, बार बार विभाजन होने से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसकी कोशिका पोषक पदार्थ युक्त होती है, जो क्या करती है, विकसित भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। और पादपों में 3 प्रकार की भ्रूणपोष पाई जाती है, जो 2 ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होती है और यहाँ पे भ्रूणपोष की निर्माण करती है। वो क्या करती है, भ्रूण को पोषण देने का कार्य करने लगता है। मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष के बारे में बात कर ले, और केंद्रकीय भ्रूणपोष यानी फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म्स जो होता है, यह हमेशा नारियल में पाया जाता है। नारियल का जो पानी होता है उसमें जो होता है मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष पाया जाता है। कहते हैं इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के केंद्रक में विभाजन होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, जिससे बहुकेंद्रीय संरचना बन जाती है। ऐसा पॉलीप्लेटस द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए नारियल आप देख सकते हैं, कोकस और न्यूसीफेरा का तरल द्रव जो होता है, इसमें यहाँ पे याद रखिएगा क्या फ्री न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये सवाल जो है ये पूछे जाते हैं नारियल के बारे में। यहाँ से इसको जरूर याद रखिएगा, नारियल से बारे में यहाँ से क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे आपसे जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से। अब हम बात कर लेते हैं केंद्रकीय भ्रूणकोष के बारे में, तो देख लिया। अब कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। सेलुलर एंडोस्पर्म्स क्या होते हैं, तो इस प्रकार के भ्रूणपोष का जो निर्माण है प्यारे साथियों, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता है। ऐसे सामान्यतः गेमोपिटेलस द्विबीजपत्री पादपों में देखा गया है और होता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो धतूरा और पिटूनिया आदि का उदाहरण दिया जाता है, याद रखिएगा, जिसमें कोशिकीय भ्रूणपोष पाए जाते हैं। उम्मीद है दोनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हेलोविलियस भ्रूणपोष, यानी इस प्रकार के भ्रूणपोष में कोशिकीय और केंद्रकीय दोनों प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। कैसी? कोशिकीय और केंद्रकीय दोनों प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। प्राथमिक भ्रूणपोष जो होता है कोशिका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में शुरुआती विभाजन होता है, तो इससे कोशिका भित्ति बनती है, परंतु बाद में केवल केंद्रक विभाजन होता है। अब भ्रूण का विकास कैसे होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहता है द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण का विकास होने की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव क्या कहलाती है? एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। जब भ्रूणपोष का निर्माण होता है तो युग्मनज में विभाजन प्रारंभ होता है। इसमें विकसित भ्रूण को पोषण प्रदान होता रहता है। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए, प्रारंभ में द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री भ्रूण का विकास एक समान होता है, लेकिन बाद में इसके विकास की प्रक्रिया अलग अलग हो जाती है। ये आपके एनसीईआरटी के पेज पर मिल जाएगा, इसका चित्र आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी को पूरी तरह से खंगाल कर रख देता है। तो द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, इस प्रकार के भ्रूण विकास का अध्ययन जो है कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस नामक क्रूसीफेरा पादप में किया गया। इनमें युग्मनज 2 असमान कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, जिन्हें आधारी कोशिका बेसल सेल कहते हैं। बीजांड द्वार की ओर स्पेंसर सेल तथा अग्रस्थ कोशिका एपिकल सेल कहते हैं। आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन से 6 से 10 कोशिकाओं में बनी संरचना होती है, जो निलंबन सर्पेंसर कहलाता है। निलंबन की प्रथम कोशिका आकार में बड़ी, जिसे चुस्कांग शुकर कहते हैं। अंतिम कोशिका जो अग्रस्थ कोशिका के पास होती है वह स्फीतिका यानी हाइपोफाइसिस का निर्माण करती है, जो विकसित होकर मूल गोफ रेडिकल ट्री बनाती है। अग्रस्थ कोशिका 2 अनुदैर्घ्य तथा एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसे 8 कोशिका के 2 चक्र प्राप्त होते हैं। ऊपरी चक्र एपी बेसल के 4 कोशिका बीजपत्रों के परांकुर का निर्माण करती है तथा निचले चक्र
के 4 कोशिका बीज पत्रोपरिक व मूलांकुर का निर्माण करती है। आप लोगों का एक डिमांड होगा कि सर इसका स्ट्रक्चर्स दिखा दीजिए। अभी कुछ मैं यहाँ पे बनाने का प्रयास करता हूँ स्ट्रक्चर्स को, देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर्स बन पाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है छोटा फिगर्स बन पाता है, बहुत ही छोटा स्क्रीन है, इसलिए हम चाहते हैं कि देखते हैं आपको क्या बन पाएगा। तो अभी बनाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बात करें तो थोड़ा जूम करना होगा और यहाँ पे हम देखते हैं क्या बन पाएगा या नहीं। तो पूरी तरह से हमने यहाँ पे जूम कर दिया है। अगर आप देखिएगा तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स आपके सामने मछली के आकार की देखने को मिलेगा। इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स कुछ देखने को मिलेगा आपके एनसीईआरटी के लास्ट वाले फिगर में। इस प्रकार के एक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। ये जो होती है यहाँ पर एक संरचना होती है और अपभ्रष्टीय सहायक कोशिका जो बारे में हम बात किया था, ये दोनों को मिला के अपभ्रष्टीय सहायक कोशिका बोलते हैं। आप लोग सिर्फ समझिए, सभी लिखित वहां पे लिखा गया है। और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, युग्मनज होते हैं। युग्मनज जो 2n होता है, याद रखिएगा ये क्या होता है 2n होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका की जो बात किया गया था, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स होता है और ये क्या कहलाता है प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका। और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कौन कहलाता है, तो ये कहलाता है जो 3n में होता है। ये क्या हुआ प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कहलाता है। ये क्या कहलाता है केंद्रक। अपभ्रष्टीय प्रतिविस्तांत कोशिका की जो बात की थी हमने, वो नीचे होता है और 3 होता है इस प्रकार से, ठीक है। ये प्रतिविस्तांत कोशिका है। अब क्या होता है एक एक करके अगर इसको देखें तो एक प्रकार के युग्मनज इसमें होता है, कुछ इस प्रकार के जो आपके एनसीईआरटी में अभी दे रखा है। और यहाँ पर एक ये होता है, ये क्या है युग्मनज है। सभी के बारे में हमने जिक्र कर लिया, सिर्फ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। ये आपस में क्या करता है विभाजित होता है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि एनसीईआरटी की लाइनें बोल रही है, कुछ इस प्रकार से विभाजित होता है। फिर ये कुछ इस प्रकार में बढ़ जाता है, आप लोग देखते रहिएगा। कुछ यहाँ पे इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स बन जाता है। जरा गौर से देखिएगा तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स बन जाता है। लगभग 8 कोशिकीय में ऐसे 8 कोशिका बनता है और नीचे से कुछ इस प्रकार से गोलाकार क्या हो जाता है बन जाता है। इसमें भी बहुत सारे टुकड़े होते हैं, याद रखिएगा इस प्रकार से टुकड़े होते हैं। ये गोलाकार भ्रूण कहलाता है। क्या कहलाता है गोलाकार भ्रूण। ये क्या कहलाएगा गोलाकार भ्रूण कहलाएगा। अब इसका आगे के स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है, जरा देखिएगा आगे क्या होता है। ये तो छोटा ही रहता है, यहाँ पे जरा मैं बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ ऐसे होता है, साथ में बीच में एक केंद्रक होता है और कुछ छोटा छोटा फिर से इसी प्रकार 8 प्रकार की संरचना होती है कुछ इस प्रकार से। और नीचे कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है, जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा। ऐसे हृदय आकार की, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या हृदयाकार भ्रूण, इसको क्या बोलते हैं हृदयाकार भ्रूण बोलते हैं। और कुछ इस प्रकार से कटिंग की रहती, ये क्या हो गया हृदयाकार भ्रूण। समझ में आ गया होगा। और इसको जो है इसमें छोटी छोटी और केंद्रक पाई जाती है और इसको हम लोग बोलते हैं निलंबन। निलंबन इसको बोलते हैं, जिसका जिक्र हमने किया था, सॉरी निलंबक क्या बोलते हैं निलंबक बोलते हैं। आगे जाके ये स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से बन जाती है, जरा देखिएगा। फिर से ऐसे ही ऐसे छोटे छोटे रहती है जरा, और ये हृदयकार ही रहता है लेकिन कुछ बड़ा बनता है और कुछ इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर्स है ये बनने का प्रयास करने लगता है और कुछ इस प्रकार से बन जाता है। इसमें फिर से ऐसा ही छोटा छोटा भाग रहता है इसमें, और इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं मूलांकुर बोलते हैं। मूलांकुर, इस भाग को मूलांकुर बोलते हैं। और ये बीज पत्र कहलाता है। दोनों जो है ये क्या कहलाता है बीज पत्र कहलाता है। साथ में ये वाला भाग जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं परांकुर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं परांकुर। और ये जो है परिपक्व संरचना है। क्या है परिपक्व संरचना, इसी को कहते हैं। तो यही स्ट्रक्चर्स था जो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की लाइनें समझा रहा था उस समय से, और काफी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि 8 कोशिकीय जो छोटे छोटे थे टुकड़े में 8 कोशिकीय 2 चक्र प्राप्त होते हैं। ऊपरी चक्र के 4 कोशिका बीज पत्र के परांकुर का निर्माण करती है तथा निचले चक्र जो होते हैं 4 कोशिका बीज पत्रोपरिक और मूलांकुर का निर्माण करती है। तो अभी और स्ट्रक्चर्स बाकी है, जरा देख लेते हैं। यहां तक भी
और भी स्ट्रक्चर्स है। अब होता क्या है, कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। कुछ इस प्रकार की संरचना जो है यहाँ पे बनती है, जरा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है और यहाँ पे एक और निकली हुई रहती है छोटा सा, इसको हम बोलते हैं क्या, मूल गोप। जगह कम है तो इसको मूल गोप बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको जो बोलते हैं मूलांकुर बोलते हैं, मूलांकुर। आप लोग लिख लीजिएगा, हम सिर्फ समझा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बीज पत्राधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीज पत्राधार। और ये जो दोनों आपको दिख रहा है, ये और ये, इस दोनों को क्या बोलते हैं, बीज पत्र बोलते हैं। बीज क्या बोलते हैं, बीज पत्र बोलते हैं दोनों को मिला के। और ये वाला जो भाग है जंक्शन वाला, इसको हम लोग बोलते हैं परांकुर। इसको क्या बोलते हैं, परांकुर बोलते हैं। अभी आगे जाके किस प्रकार की संरचना में बन जाती है, जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये जो है कुछ इस प्रकार की एस्कुलेटम का निर्माण करती है, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर्स अभी देखना बाकी है। देखिएगा कुछ इस प्रकार की संरचना आपके एनसीईआरटी में भी देखने को मिल सकता है। मैं जरा यहाँ पे रफली और छोटा डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अंदर से भी काफी जटिल संरचना इसकी होती है कुछ इस प्रकार से। आपके एनसीईआरटी में थोड़ा लंबा दिया होगा, यहाँ पर कुछ छोटा बनाया गया है। तो इसको जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कुलेटम बोलते हैं। जरा आप एनसीईआरटी के उठा को देखिए। और इस दोनों वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, परांकुर चोल बोलते हैं, परांकुर चोल। साथ में ये अंदर वाला भाग एक होता है, कुछ अच्छी तरह से बनाया गया आपके एनसीईआरटी में, इसको हम लोग प्रोरोशीर्ष बोलते हैं, प्रोरोशीर्ष। और ये जो होता है निकली हुई संरचना, ये ऊपर हुए, ये अधिक कोरक होता है। साथ ही अंदर वाले जो भाग होते हैं नीचे वाले, एक तो होता है प्यारे साथियों यहाँ पे मूलांकुर, एक होता है मूल गोप और एक मूलांकुर चोल। तो यही स्ट्रक्चर्स कुल मिला के आपके एनसीईआरटी में दिए गए थे, जो काफी इंपॉर्टेंट भी थे। चलिए अब बात कर लेते हैं। अब यहाँ तक जो फिगर समझाने लायक था सभी हमने समझा दिया है। अब बात करते हैं एपी वेसल के बारे में। कहता है एपी वेसल और हाइपो वेसल ऊपरी और निचली चक्र की 4-4 कोशिकाएं अष्टक बनाती है। अष्टक की कोशिकाओं परिणत विभाजन होती है, जिसे बाह्य त्वचाजन, प्रोन्केवियम तथा भरक उत्तक होगा यहाँ पे, विभवत्तक का निर्माण करती है। प्रारंभ में भ्रूण गोलाकार होता है, लेकिन बाद में यह बीज पत्र के विकास के कारण हृदयाकार, जैसा कि अपने स्ट्रक्चर्स में देखा गया था, यानी हार्ट शेप्ड का हो जाता है। परिपक्व भ्रूण में 2 बीज पत्र, एक भ्रूणीय अक्ष होता है। भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्र के स्तर से ऊपर का भाग बीज पत्रोपरिक, जैसा कि हमने आपको बताया था, होता है, जिसका अंतिम सिरा जो होता है, टर्मिनल एंड जो होता है, परांकुर कहलाती है। भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्रों के स्तर का निचला भाग बीज पत्राधार होता है, जिसका अंतिम सिरा मूलांकुर होता है, जो मूल गोप से ढका होता है। जैसा कि आपने देखा, मूल गोप जो होता है प्यारे साथी, वो घर्षण से बचाने के लिए होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में जानते हैं। इस प्रकार के भ्रूण के विकास का अध्ययन ल्यूजाला फ्रोस्टिस में किया जाता है, जिसमें भ्रूण का विकास सेजिटेरिया प्रकार का कहलाता है। एक बीजपत्री भ्रूण में अष्टक स्तर तक का विकास द्विबीजपत्री के समान ही होता है। युग्मनज से विभाजन के 2 कोशिकाएं अग्रस्त और आधारी बनाती है। अग्रस्त कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन से 8 कोशिका बनती है। ऊपर के स्तर की कोशिका बीजपत्रोपरिक परांकुर कहलाती है और एक बीजपत्री में एक ही बीजपत्र बनता है, जिसे परशक्ल एस्कुडेटम कहते हैं। नीचे का स्तर मूलांकुर बीज पत्राधार बनाता है। मूलांकुर और परांकुर आच्छादित आवरण है, याद रखिएगा, जिन्हें क्रमशः मूलांकुर चोल और परांकुर चोल के नाम से जानते हैं। सभी आपने एक एक करके देख लिया है स्ट्रक्चर्स के माध्यम से। अब हम बात करते हैं बीज और इसका विकास के बारे में। एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन के अंतिम परिणाम बीज होता है, याद रखिएगा। एक बीज में बीजावरण, बीजपत्र और एक भ्रूणीय अक्ष होता है। बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीजांड का अध्यावरणीय बीजावरण बनाता है। बाह्य आवरण के द्वारा टेस्टा, आंतरिक आवरण के द्वारा टेगमेन का निर्माण होता है। बीजांड काय प्राय नष्ट हो जाते हैं, परंतु कुछ पादपों में यह भ्रूणीय पोष का निर्माण करती है।
जैसे काली मिर्च और चकुंदर आदि। बीजांड वृंत में परिवर्तित हो जाती है। हाइलम बीज के ऊपर एक धब्बे के रूप में रह जाती है। बीजांड द्वार बीज में एक छिद्र के रूप में रहता है, जिसके द्वारा अंकुरन के समय जल का अवशोषण होता है। परिपक्व बीज में जल की मात्रा बहुत कम होती है तथा उपापचय क्रिया द्वारा क्या होती है, बहुत धीमी गति से होता है एवं भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में होता है। इसे प्रसुप्ति अवस्था भी कहते हैं, याद रखिएगा। कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स बीज के दिए गए हैं। एक बीजपत्री बीज की संरचना आपके सामने है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोकॉट सीड्स। इसमें एक बीजपत्र होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं। भ्रूणपोष के भीतर स्तर को एपिथेलियम स्तर कहते हैं। बाहरी स्तर को एल्यूरोन स्तर कहते हैं। जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, घास आदि में इस प्रकार के स्तर देखने को मिलता है। द्विबीजपत्री के बीज की संरचना स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइकोट सीड के बारे में जानते हैं। कहता है इसमें 2 बीजपत्र होते हैं और भ्रूणपोष नहीं होता, ये अभ्रूणपोषी होते हैं। इसका अपवाद अरंडी का पौधा आपने देखा होगा, जो द्विबीजपत्री होते हुए भी भ्रूणपोषी होते हैं। और लास्ट इसका उदाहरण है इस चैप्टर का चना, मटर, मूंगफली, ग्वारा आदि में इस प्रकार की देखी जाती है क्या, द्विबीजपत्री बीज की संरचना। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, काफी लंबा भी था और सभी को एक एक करके हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है और काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी आपके लिए। निश्चित रूप से इसमें भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उम्मीद के साथ कि सभी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। तो जल्दी हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके सामने, जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार। पढ़ते रहे और बढ़ते रहे।